सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेगजोन वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल मेगजोन पर। तो आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो सोम जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम लोग उसे कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे हमारे मिनी मैकेनिकल मसाला से। एंड आई होप कि आप लोगों का रिविजन यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और डेली बेसिस पर आप लोग हमें फॉलो कर रहे होंगे। तो लाइव हमारे ये लेक्चर्स चलते हैं, ठीक है, और लाइव ही आप लोगों को सारा चीज़ रिवाइज करना रहता है और इसको रिवीजन करने के बाद आप डायरेक्टली स्विच ओवर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ पर। तो आई डेफिनेटली होप कि अभी तक जितने सब्जेक्ट्स हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए यूजफुल रहे होंगे एंड आप इन लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा सीख भी रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा समझ भी रहे होंगे। तो मिनी मैकेनिकल मसाला आप आज ही ऑर्डर कर दीजिए। इसको ऑर्डर करने का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ा हुआ है। वहाँ से जब आप ऑर्डर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़ में आपके पास ये पहुँच जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वी विल ऑल्सो भी इंट्रोड्यूसिंग द CIL, दैट इज द कोल इंडिया लिमिटेड के बैचेस भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर द टेक्निकल पार्ट। तो आई डेफिनेटली होप कि उसमें आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। लाइक जैसे हमने RRB JEE बहुत इफेक्टिवली सारी चीज़ें कवर करी थी, तो यहाँ पर हम लोग CIL भी आप लोगों के लिए कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग आप यहाँ से जुड़ सकें और सबका भला हो सके, सबका साथ रहेगा तो सबका विकास भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है सेल्फ वेट की कि सेल्फ वेट ऑफ अ वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए एक कोई बार है और ये आपकी किसी ऐसे सपोर्ट से यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो इसका जो वर्टिकल जो इसका वेट है दैट विल एक्ट एज द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट का जो वेट है दैट इज नथिंग बट इट इज द एक्सियल लोड की तरह एक्ट करेगा। एक ऐसा लोड है, दिस इज द एक्सियल लोड का मतलब इट इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। एंड फॉर अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो हॉरिजॉन्टल मेंबर के केस में इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्स शियर लोड, वेयर एज फॉर द वर्टिकल मेंबर इट इज एक्टिंग लाइक ए एक्सियल लोड। ये आपका एक्सियल लोड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट, होमोजीनियस मटेरियल, आपको पता है होमोजीनियस इज वन विच इज हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो यहां पर प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जाएंगे वहां पर प्रॉपर्टीज सेम रहे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन पे आप देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में किसी एक डायरेक्शन में आपको प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। सो यू विल गेट सेम प्रॉपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हर पॉइंट पर यहां आपको प्रॉपर्टीज अगर सेम मिल रही है किसी मटेरियल में, सो इट विल बी कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। वर्क डन बाय अ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विल रीच अप टू अ मैक्सिमम पॉइंट एंड देन इट बिकम्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कितना होता है, जैसे मान लीजिए वी आर ट्विस्टिंग अ बार, जैसे कोई ये बार है या कोई शाफ्ट है, हम लोग उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो वर्क डन वुड बी हाफ इंटू टी इंटू थीटा, वेयर टी इज द ट्विस्टिंग मोमेंट एंड थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव दिस शाफ्ट और यहां पर ये ऐसे रिजिडली हेल्ड है एंड वी आर अप्लाइंग अ लोड P। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग अ लोड P, तो मान लीजिए यहां ये डेल्टा इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन वुड बी हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू P इंटू डेल्टा। नाउ व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस वो होती है जो आपके मटेरियल के डिफरेंट सेंट्रॉइड्स के, मतलब डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड्स को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इट जॉइंस द सेंट्रॉइड्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस एंड ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द पोलर एक्सिस। तो अलोंग द लेंथ जो आपकी एक्सिस रन करेगी दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ऑलराइट, फॉर शाफ्ट डिजाइन, अगर हम लोग शाफ्ट का डिजाइन करते हैं तो वेट ऑफ द पुली इज कंसिडर्ड एज लोड। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जिस चीज का हम डिजाइन करेंगे उसके लोड को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर डिजाइनिंग फॉर द शाफ्ट, देन वेट ऑफ द शाफ्ट विल बी निग्लेक्टेड। इन द डिजाइन ऑफ द बेरिंग, द वेट ऑफ द बेरिंग विल बी निग्लेक्टेड बट द वेट ऑफ शाफ्ट एंड पुली आर कंसिडर्ड एज लोड, ठीक है। तो ये डिजाइनिंग पर्पज से यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है।
Next, dead load. Dead load is one which is always constant in magnitude as well as in direction. यहाँ पर वो उसका constant ही रहेगा सारी चीजें. Gradually applied load, जैसा कि मैंने आपको बताया, the magnitude will start from like 0 and then it will gradually increase, becomes maximum and then is constant. So if you wish to draw the graph like load versus time graph, so it will start from 0, becomes maximum and then becomes constant. तो ये फिर constant बन जाएगा. What do you mean by uniaxial state of stress? तो stress का सबसे पहले मतलब क्या होता है? What do you mean by stress? तो whenever there is a body and on that body you are applying a load, अगर मान लीजिए कोई body है और आप उस body पर कोई एक load apply कर रहे हैं, तो होगा क्या बेसिकली, जब आप लोड उस पर अप्लाई करेंगे तो बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आने की टेंडेंसी होगी अगर वो बॉडी रिजिड नहीं है तो. ठीक है, अगर वो बॉडी रिजिड है, इफ दैट बॉडी इज रिजिड, देन देयर विल बी ओनली डिस्प्लेसमेंट, देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन. Alright, but if the body is non-rigid, so what will happen is there will be some sort of deformation in the body. So the body will also try to resist this deformation. Alright, the body will try to resist this deformation, as a result of which body will apply or body will generate or body will develop an internal resisting force per unit area. तो जो बॉडी में आपका internal resistance force per unit area, तो internal resistance force per unit area जो generate होगा, this is called as stress. ये क्या हो जाता है आपका? stress हो जाता है. ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका भाई? stress हो जाता है. So this is called as stress. ठीक है, तो यहां पर uniaxial means the stress condition is applicable or it is lying only along one direction, either it is x or it is y or it is z. But uniaxial state of stress does not mean we have uniaxial state of strain. ठीक है, तो uniaxial state of stress का मतलब ये नहीं है कि आपको uniaxial state of strain भी मिलेगा. नॉर्मली नहीं होता है ऐसा. तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? देखिए, whenever we are applying any load, for example this is the shaft. Alright, this we have a shaft and we are applying a load, say example in the longitudinal direction. We are applying the load in the longitudinal direction, and on the application of load the dimensions of this body will change. For example, the dimensions became like this. ऐसे हो गए, elongate हो जाएगी, stretch हो जाएगी थोड़ा सा. So in one of the directions the dimension will increase. Like for example, if the length initial was L1, the final length would be L2. Alright, and definitely L2 is greater than L1. Alright, but the diameter अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, मान लीजिए यहाँ पर डायमीटर कैपिटल D था और यहाँ पर डायमीटर कितना हो जाएगा? स्मॉल d. तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल D is greater than स्मॉल d. So one of the dimensions is increasing and the other which is the perpendicular to it will decrease. ठीक है, तो strain is defined as change in dimension upon the original dimension. तो चेंज इन डायमेंशन, मान लीजिए अब स्ट्रेन यहाँ पर दो हो सकती है, एक नॉर्मल स्ट्रेन हो सकता है, एक शेयर स्ट्रेन हो सकता है, वो हम लोग को आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली चेंज इन द डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज व्हाट? स्ट्रेन. हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ आपको पता है, इट रिलेट्स द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. लेकिन कौन सी स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करेगा? इट रिलेट्स ओनली द सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई. ठीक है, ये सिर्फ सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई को रिलेट करेगा. सिग्मा एक्स को, सिग्मा एक्स को एप्सिलॉन एक्स से, या सिग्मा वाई को एप्सिलॉन वाई से, या सिग्मा जेड को एप्सिलॉन जेड से रिलेट करेगा. ठीक है, सो बेसिकली हुक्स लॉ ये कहता है कि जब भी हम किसी मटेरियल पर एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल लोड ऑन द मटेरियल, उसमें क्या जनरेट होता है? स्ट्रेस जनरेट होता है ऑब्वियसली. और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. क्या है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है. तो उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस. और हुक्स लॉ ये कहता है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियरली वेरी करेंगी. ठीक है, दे विल वेरी linearly. There will be a linear variation in the stress and the strain. So please remember that it is only up to the proportional limit. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रोपोर्शनल, कुछ मटेरियल्स के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट जो होती है वो लगभग क्या होती है, उनमें बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है. सो वी समटाइम्स अज्यूम दैट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द इलास्टिक पॉइंट ऑल्सो, बट
it should not be considered up to the elastic point, it should be considered only and only up to the proportional limit. ठीक है. अब जैसे कि आपको मैंने बताया रिजिड बॉडी, तो अगर बॉडी रिजिड है, इफ यू हैव अ रिजिड बॉडी, इट सिंपली मींस दैट देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन. ठीक है, रिजिड बॉडी में देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन. अब व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ बॉडी एंड इट इज रिजिड, इंटरनली मान लीजिए हमने 2 पॉइंट्स माने A एंड B, ठीक है, एंड वी आर अप्लाइंग लोड, तो इसमें क्या होगा, लोड अप्लाई करने के बाद भी ये पॉइंट्स A और B रहेंगे एंड इनका डिस्टेंस इनिशियली जितना था फाइनली ही उतना डिस्टेंस रहेगा. तो ये एक इसका एनालिसिस है कि व्हेन डू वी कॉल अ बॉडी टू बी रिजिड. तो होगा क्या, जब आप फोर्स लगाओगे तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, वो बॉडी क्या करेगी, वो आपकी डिस्प्लेस कर जाएगी. इट विल अंडरगो अ डिस्प्लेसमेंट, बट इट विल नॉट गो एनी चेंज इन द शेप और साइज. यहां पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नो चेंज इन द शेप और साइज विल बी देयर. दैट मीन्स देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो स्ट्रेन. ना यहां पर कोई स्ट्रेस होगा और ना ही स्ट्रेन होगा. तो अगर एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 लेटरल स्ट्रेन्स होते हैं. जैसे सिग्मा एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन वाई होगा, एप्सिलॉन जेड भी होगा. ठीक है, तो रिजिड बॉडी में जैसे इफ यू आर अप्लाइंग अ लोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर विल बी नो स्ट्रेन, सो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड वुड बी 0, बट सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज यहां पर आप एक्सियल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लोड लगा रहे हो. सिग्मा वाई, सिग्मा जेड 0 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. तो ये आपका रिजिड बॉडी के लिए, आई एम टेलिंग यू अबाउट द रिजिड बॉडी. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये कोई बॉडी है एंड एक हम ऐसा कुछ लोड लगा रहे हैं, लाइक दिस इज, एक ऐसा है और एक ऐसा. सो बोथ ये क्या करेंगे, दे विल बी कॉजिंग अ बेंडिंग मोमेंट इन द वर्टिकल प्लेन. तो ये सब चीजें आप, वर्टिकल प्लेन क्या होता है और क्या चीजें हैं, मैं इतना बेसिक में तो यहाँ पर नहीं आप लोगों को बता पाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग मेरे इनिशियल लेक्चर्स को व्यू कर लीजिए. ठीक है, प्लीज व्यू माई इनिशियल लेक्चर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स. तो वहां मैंने बहुत बेसिक से चीजों को समझाया है कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है और प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सारी चीजें हम लोग ने वहां पर डिस्कस की है. ऑलराइट, तो यहां पर लीनियर यहां पर जो बेंडिंग की वजह से इसमें एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी. सो बेंडिंग स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है दैट इज लीनियर वेरिएशन. देयर इज लीनियर वेरिएशन, मतलब ये ट्रायंगुलर वेरिएशन कुछ यहां पर ऐसा होगा. अब मान लीजिए यहां पर हमने एक लोड लगा लिया P, तो इसको एनालाइज करने के लिए इसके सेंटर पे हम 2 इक्वल एंड अपोजिट लोड्स लगाएंगे, P1 एंड P2, such that P1 and P2 all will have the same magnitude, but the direction of P and P2 are opposite. So P and P2 will cause a bending moment like this, but P1 will be an axial load. P1 क्या हो जाएगा, एक axial load हो जाएगा which will be acting along the axis, whereas P and P2 they form a bending couple, और bending कहां पर होगी, vertical plane में. तो वर्टिकल प्लेन कौन सा प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन इज द प्लेन विच इज इन फ्रंट ऑफ योर व्यू या विच इज परपेंडिकुलर टू द व्यू. जो आप देख रहे हो परपेंडिकुलर आपके व्यू के है, दैट वुड बी द वर्टिकल प्लेन. ऑलराइट, SYT मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ द स्टील, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज 250 मेगापास्कल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ द स्टील इज 400 मेगापास्कल. ये माइल्ड स्टील के लिए यहाँ पर डेटा दिया हुआ है. तो बेसिकली जैसे हमारे घरों में RCC यूज होता है, आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड व्हाट इज RCC, दैट इज रीएनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, रीएनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट. ठीक है, तो रीएनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट बेसिकली क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंपोजिट. ये क्या है, एक तरीके का कंपोजिट है जिसमें एक आपका मैट्रिक्स फेज होता है, ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, रीएनफोर्समेंट. ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है रीएनफोर्स, जिसमें रीएनफोर्समेंट हमेशा मैट्रिक्स से हार्डर और स्ट्रॉन्गर होगा. ठीक है, तो यहां पर आपको पता है जो सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, सीमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, मतलब उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वेयरएज माइल्ड स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेंशन. तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो फाइनली व्हाट वी ऑब्टेन इज, वी ऑब्टेन दैट बोथ द प्रॉपर्टीज आर बीइंग सैटिस्फाइड. मतलब उससे टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको और कंप्रेशन में भी आपको वो चीज स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा. सो हियर वी हैव डिफरेंशिएटेड डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स. तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है. और आपको पता है डक्टाइल मटेरियल में बेसिक मोड ऑफ फेलियर क्या होता है,
यहाँ पर shear में they are very weak in shear and they are strong in tension, but for brittle materials they are very weak in tension and they are strong in compression. In case of ductile material they do not, sorry, they have yielding. Yielding का मतलब होता है कि they will have a permanent deformation before undergoing a failure. ठीक है, और यहाँ पर फेलियर बेसिकली shear मोड होता है और यहाँ पर बेसिकली टेंसाइल मोड ऑफ फेलियर होता है. SYS क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ इन shear. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी टॉर्शन टेस्ट. ठीक है, हम एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट पर, उसको ब्रेक करते हैं. तो SYS इज इक्वल टू SYT बाई 2 और SYT बाई √3. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने. तो SYT बाई 2 आपको मिलता है फ्रॉम द मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी विच इज बेसिकली अप्लाइड फॉर डक्टाइल मटीरियल्स, and we have maximum distortion energy theory. ठीक है, these are all nothing but the TOS, that is the theories of, sorry, TOF, which is the theories of failure. Fatigue क्या होता है? Fatigue is completely reversible and it is the most dangerous type of loading. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है यहाँ पर या तो मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएट कर जाए या तो डायरेक्शन में फ्लक्चुएट कर सकती है. ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग फटीग क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड में ये अपना वेरी करेगी, लेकिन ऑल्टरनेटिंग अगर करते हैं या बोलते हैं तो इट इज वेरिंग और इट इज फ्लक्चुएटिंग इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. तो SYT एंड SUT बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेंशन टेस्ट जो आप UTM पे करते हो. दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम लोग स्पेसिमेन लगाते थे अपना माइल्ड स्टील का, एंड बाय अप्लाइंग टेंसाइल फोर्सेस हम उसको ब्रेक करते थे. तो ब्रेक कहाँ पे होता है? कप एंड कोन टाइप का फ्रैक्चर वहां पर आता है. ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ shear मोड ऑफ फेलियर. एट 45 डिग्री आपके shearing स्ट्रेसेस मैक्सिमम एंड मिनिमम हो जाते थे, तो उसकी वजह से वहां पर उसमें फेलियर होगा. फिर यहाँ पर आपको देखना है सिग्मा इंड्यूस्ड जो स्ट्रेस होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन द एंड्योरेंस लिमिट. दिस इज फॉर साइन ऑफ फाइनाइट लाइफ, और इनफाइनाइट लाइफ के लिए सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन द एंड्योरेंस लिमिट. ठीक है, दिस इज फॉर द इनफाइनाइट लाइफ हो गया. स्ट्रेंथ क्राइटेरियन एंड रिजिडिटी क्राइटेरियन आर बेसिकली यूज्ड इन द डिजाइन एनालिसिस. ये डिजाइन के लिए बेसिकली यूज होते हैं. मशीन डिजाइन में भी हम इस चीज को यूज करते हैं. यहां से वट एवर इज द सिग्मा इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लोडिंग, वट एवर इज द इंड्यूस्ड स्ट्रेस दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सिग्मा परमिसिबल. दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सिग्मा परमिसिबल. फैक्टर ऑफ सेफ्टी N क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फेलियर अपॉन अलाउएबल लोड. इट इज द रेशियो ऑफ फेलियर अपॉन अलाउएबल लोड. ठीक है, फेलियर अपॉन अलाउएबल लोड होता है. चलो, नेक्स्ट इज रिजिडिटी क्राइटेरियन. रिजिडिटी क्या होता है? व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग अ लोड, ठीक है, जब भी आप किसी कोई लोड अप्लाई करते हो तो लोड की वजह से उसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा. एंड वट एवर विल बी द induced delta or deformation that should be always less than or equals to delta permissible. अगर कभी भी delta greater than delta permissible हो गया तो material will fail. मटीरियल आपका क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा. ठीक है, सो ऑलवेज द लार्जर वैल्यूज आर एक्सेप्टेड. हमेशा इनमें से इसको यूज करके या फिर स्ट्रेंथ क्राइटेरियन को यूज करके मान लीजिए आपको कोई डायमेंशन निकालना है. ठीक है, तो डायमेंशन की हमेशा क्या करते हैं? लार्जर वैल्यू को हमेशा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. वी ऑलवेज एक्सेप्ट द लार्जर वैल्यूज. ऑलराइट, तो आई होप कि ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा होगा और आप लोग के कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वही है कि मैं रिप्लाई इसीलिए नहीं कर पाता बिकॉज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन द मैटर. ठीक है, आपको अच्छा मैटर मिले और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं कोई फालतू की बात वैसे भी नहीं करता. अब नेक्स्ट कुछ हम लोग कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. जैसे साइन कन्वेंशन की बात करें, सो इफ दिस, अगर ये मान लीजिए आपका राइट हैंड साइड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो राइट हैंड साइड से व्यू करेंगे, सो दिस इज इन द व्हाट, ये क्लॉकवाइज है, आपका क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है. तो क्लॉकवाइज टॉर्क ये आपका कहाँ जाएगा? अगर हम इसे डबल एरो हेड में कन्वर्ट करें, सो इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स दिस क्रॉस सेक्शन. Alright, this is considered to be positive when it is going towards the cross section, and when it is going away from the cross section it will be conventionally taken as negative. ये सिर्फ और सिर्फ conventional है या convention कह लीजिए. ये कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है कि आपको इसको positive ही लेना है या negative लेना है. ठीक है, फिर जैसे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन्स की बात करते हैं तो आपको पता है हमारा होता है एक सिग्मा 1 विच इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 विच इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, और आपको पता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स पे मिलेंगे. जैसे ये आपका सिग्मा 1 प्लेन हो गया तो उसके ठीक 90 डिग्री पे आपका सिग्मा 2 प्लेन मिलेगा. ये आपका स्ट्रेस टेंसर है. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस टेंसर या स्ट्रेस मैट्रिक्स. यहां पर यू कैन फाइंड सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z
टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई। ठीक है, ये हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको दिखा रहा है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ बॉडी इन द 3 डायमेंशन। तो अगर 2D यहां पर लेते हैं तो सिग्मा वाई या मान लीजिए सिग्मा जेड को 0 कर दीजिए। टाउ एक्स वाई क्या है, टाउ एक्स वाई इज द शियर स्ट्रेस। ठीक है, टाउ एक्स वाई क्या है, शियर स्ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन द एक्स फेज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो जैसे मान लीजिए दिस इज योर स्लैब, ऑलराइट, ये है आपका, दिस इज सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब इट इज एक्टिंग अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, ये हो गया। ये मान लीजिए है टाउ एक्स वाई एक्टिंग ऑन द एक्स फेज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, दिस इज टाउ एक्स वाई हो गया। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, ऐसा कब होगा, दे विल बी ऑन द प्लेन्स ऑफ प्योर शियर। सो ऑन द प्लेन्स ऑफ प्योर शियर यू विल हैव ओनली एंड ओनली द shear stresses and normal stresses would be absent। ठीक है, तो सिग्मा 1 बराबर टाउ एंड सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ ऑन द प्लेन्स ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम का मतलब होता है कि स्ट्रेसेस इन एनी वन ऑफ द डायरेक्शन इज अज्यूम टू बी 0, दैट इज इसको हम लोग 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अभी हम लोग इसको वैसे डेप्थ में भी और अलग से पढ़ेंगे। तो जैसे वी आर राइटिंग सिग्मा, सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज द नॉर्मल स्ट्रेन, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, गामा इज द शियर स्ट्रेन। तो जैसे यहां पर लिखें एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, गामा एक्स वाई बाई 2। ठीक है, यहां पर बस डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A12 इज इक्वल टू A21, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन 12, एप्सिलॉन 12 मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, द स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन जो हमारी है। तो एप्सिलॉन 12 वुड बी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। सिग्मा 1 कॉमा 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वुड बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एंड सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया। कंडीशंस फॉर द बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है द स्ट्रेसेस वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द 2 डायरेक्शंस। तो यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एक डायरेक्शन में होता है, बायएक्सियल में 2 डायरेक्शंस में हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर अगर है इफ इट इज अ बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस देन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज कंपल्सरी। दूसरा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड बी देयर, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब जैसे नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें तो एप्सिलॉन से लिखते हैं चेंज इन द डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जो मैंने आपको बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब दैट इज एक्टिंग और दैट इज कंसिडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, दैट बिकम्स अ नॉर्मल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, समथिंग विच इज टेकिंग और द स्ट्रेन विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है, इस पे आप ऐसे लोड लगा रहे हो P, ठीक है, ऐसे आप लोड लगा रहे हो P, तो एक तो स्ट्रेन आएगा विच विल बी अलोंग P और दूसरा आएगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू P। जैसे मान लीजिए कोई रॉड है, तो रॉड की लेंथ क्या होगी, लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका ये जो थिकनेस है, डायमीटर कह लीजिए, दैट वुड डिक्रीज। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर डिफरेंट शेप्स, रेक्टेंगुलर बार की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। तो एप्सिलॉन V क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज नथिंग बट डेल्टा V बाई V, and this delta V by V is equal to what? It is equals to delta L by L plus delta B by B plus delta T by T, that is epsilon X plus epsilon Y plus epsilon Z. Normal strain in the X direction plus normal strain in the Y direction plus normal strain in the Z direction. और आपको पता है one of the dimension is increasing, उसके perpendicular वाला जो भी dimension होगा that would eventually decrease. Now for the cylindrical body, volume is pi by 4 d square into L. So delta V by V would be delta L by L plus 2 times delta D by D. तो delta L by L तो आपका क्या हो गया, that becomes epsilon X and 2 times delta D by D is nothing but 2 times epsilon Y.
For a spherical body, similarly, we have 4 by 3 pi r cube, तो 3 times delta d by d, so it would be 3 times epsilon x और epsilon y और epsilon z. तो यहाँ पर epsilon x, y, z तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं. Now this is important, true stress and engineering stress. तो यूटीएम में जब हम लोग अपना ये टेंसाइल टेस्ट करते थे माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पे, तो वहां हम लोग ये मान के चलते थे क्या चीज कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वी टेक द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. हाउएवर आपको ये चीज नॉर्मली पता ही होती है कि व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग अ टेंसाइल लोड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ठीक है, तो लॉजिकली हमें वहां पर क्या लेना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एरिया, मतलब हर इंस्टेंट पे एरिया लेना चाहिए, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंस्टेंटेनियस एरिया व्हाट वी टेक इज वी टेक द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. वी टेक द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहां पर इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वी टेक द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो स्ट्रेस वुड बी load upon original cross sectional area for engineering stress, and for true stress we take sigma true should be F upon AI. AI is the instantaneous area. Instantaneous area means area at every instant. So sigma true is equal to sigma 1 plus epsilon. Epsilon true is equals to ln 1 plus epsilon, and A0 L0 is equal to A1 L1. That simply means volume is constant. ठीक है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट मान के तो एप्सिलॉन ट्रू आप ऐसे भी लिख सकते हो ln A0 अपॉन A1. 0 मतलब हमेशा इनिशियल कंडीशन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे एंड 1 विल बी फॉर द फाइनल या फिर एग्जिट के लिए भी यूज कर लेते हैं. तो इंजीनियरिंग ये हो गया, ट्रू ये हो गया. ठीक है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इट इज द लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया बिकॉज इफ इन वन ऑफ द डायरेक्शंस देयर विल बी इंक्रीमेंट इन वन ऑफ द डायमेंशन, सो परपेंडिकुलर टू इट देयर विल बी अ decrement, so that is why we have put or we have used a minus sign. तो lateral upon longitudinal. ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, within the elastic region, if we are talking within the elastic region, the true stress and the engineering stresses are same. The true stress and the engineering stresses are same. now जैसे मान लीजिए एक कोई A4 पेपर का बंडल है, उसमें अगर ऐसे हम लोग फोर्स लगाएं तो ऐसे पेपर आपका क्रिपल कर जाएगा बंडल उसका. ठीक है, तो दिस इज, मान लीजिए दिस इज डेल्टा एंड दिस एंगल इज फाई. तो tan फाई इज इक्वल्स टू, अगर इस वाले ट्राइंगल में दिस इज L, ऑलराइट, दिस इज L, तो tan फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन L. तो क्योंकि पता है आपको फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan फाई कैन बी अप्रोक्सीमेटेड नियरली एज फाई, so that would be simply delta by L. So this is how we are showing the biaxial state of stress. See, it is in the equilibrium condition. ठीक है, and this is the state of pure shear. ठीक है, या shaft under pure torsion. इसको क्या एग्जाम्पल हो सकता है, shaft under pure torsion. shaft under pure torsion. तो सिग्मा 1 बराबर टाउ, सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ, सिग्मा x बराबर माइनस सिग्मा y हो गया. ठीक है, ये हो गया. जैसे मान लीजिए दिस इज द स्टेट ऑफ प्योर shear. ठीक है, तो यहां पर देखिए द सेंटर ऑफ द मोर सर्किल इज लाइंग एट द ओरिजिन 0,0. तो सिग्मा 1 इज टाउ एंड सिग्मा 2 इज माइनस टाउ. ऑलराइट, ये हो गया. नाउ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, आइसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक 2, 9 एंड 21, 2, 9 और 21. तो ये आप लोग को याद रखना है. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आइसोट्रोपिक इज 2, ऑर्थोट्रोपिक इज 9, एनआइसोट्रोपिक इज 21. ऑलराइट, ये हो गया. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर द इलास्टिक कांस्टेंट्स. क्या हो गया आपका, E is equals to 2G, 1 plus mu. E is the Young's modulus of elasticity. G is the shear modulus of rigidity. Mu is the Poisson's ratio. And E is equal to 3K, 1 minus 2 mu. E is equals to 9 kg upon 3K plus G. Mu की वैल्यू क्या हुई, 3K minus 2G upon 6K plus 2G. Where E is the Young's modulus. G is the shear modulus of rigidity. Mu होता है आपका Poisson's ratio. तो mu को कभी कभी 1 by m भी लिख देते हैं. ठीक है, म्यू को कभी कभी कुछ बुक्स में 1 by m भी लिखा जाता है. तो वैल्यू ऑफ म्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 से लेके हाफ तक लाई करती है. द वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 0 to हाफ. बट फॉर ह्यूमन स्किन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू इज -1.
द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर ह्यूमन स्किन इज -1. ऑलराइट, टेंशन टेस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोड लगाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन मेजर करेंगे. तो यहाँ पर परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज इलोंगेशन इन द लेंथ एंड परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया को मेजर कर लिया जाता है. यंग्स मॉडुलस ऑफ द माइल्ड स्टील इज अराउंड 200 गीगापास्कल. कास्ट आयरन का होता है उसका आधा और एल्यूमिनियम का होता है उसका 1/3. ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसको याद रखिएगा. G की बात करें तो G is nothing but it is the shear modulus of rigidity. This is nothing but shear stress upon shearing strain. This is G. जैसे normal stress upon normal strain आपका Young's modulus होता है, वैसे shear stress upon shear strain क्या होता है, shear modulus of rigidity. It is used in the case of biaxial state of stress. ठीक है, biaxial state of stress में आएगा ये यूज में. K क्या होता है, K is the bulk modulus of elasticity. The bulk modulus of elasticity is only used for the hydrostatic state of stress condition. Now hydrostatic state of stress condition का मतलब होता है the load applied from every direction is same. ठीक है, load applied from every direction is same, like P from every direction the load is same. So that is corresponding to the hydrostatic state of stress condition. Sigma is equals to K into epsilon V. Sigma is the stress, epsilon V is the volumetric strain and K is the bulk modulus of elasticity. और आपको पता है K is also equals to P upon minus dV by V. That is stress upon the volumetric strain. तो वही चीज है, stress upon the volumetric strain ही है. तो इसको हमने और कैसे लिख दिया, सिग्मा upon epsilon V. ठीक है, ये हो गया. तो यहां पर इफ वी सी फॉर 3D स्ट्रेस टेंसर फॉर द हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, तो यहां पर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा, एंड देयर विल बी नो शियरिंग स्ट्रेसेस. कोई भी शियर स्ट्रेस यहां पर आपको नहीं मिलेगा, ओनली एंड ओनली द नॉर्मल स्ट्रेसेस वुड बी देयर. ऑलराइट, तो एप्सिलॉन v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन e सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय सिग्मा प्लस सिग्मा z. दिस दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन v क्या होता है, डेल्टा v बाय v विच इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज 1 माइनस 2 म्यू अपॉन e सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z. ठीक है, this equation is used for any state of stress, but if we are having the hydrostatic state of stress condition, so that would be 3 times sigma, क्योंकि वहां पर ये सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z तीनों बराबर जाएंगे तो 3 times वहां पर सिग्मा कर देंगे. ऑलराइट, सो दिस इज दी हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में ये चीज हो जाता है. तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेसेस ही लगेंगी एंड ऑल द प्लेन्स आर द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड देयर विल बी नो शियर स्ट्रेस और एनी प्लेन इज देयर. ठीक है, किसी भी प्लेन पर कोई भी शियर स्ट्रेस यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और हर प्लेन आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा. शियर स्ट्रेसेस आर 0 ऑन एवरी ऑब्लिक प्लेन. ठीक है, shear stresses are 0 on every oblique plane. Now this is nothing but it is very very simple. We write sigma x is equals to epsilon epsilon x is equals to sigma x upon e minus mu times sigma y by e minus mu times sigma z by E. So this is how we are writing sigma 1 मतलब epsilon 1 हो गया और sigma 1 is equals to E upon 1 minus mu square epsilon 1 plus mu epsilon 2 plus mu epsilon 3 हो गया. Now series and parallel connection of bars. तो when the bars are in series सब में लोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और deformation ऐड हो जाएगी सब में. जैसे मान लीजिए 2 बार्स हैं, this is 1, this is 2, this is 3. So if we are applying a load P here and this is fixed, so in every bar you will find the load P only. सब में लोड क्या हो जाएगा, सेम, but delta of this plus delta of this plus delta of this would be added up. ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देंगे, लेकिन मान लीजिए डायमेंशन भी सेम है, लेंथ एंड डायमीटर सब सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सेम हो जाएंगे. पैरेलल में अगर बात करते हैं तो पैरेलल बेसिकली आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, we are using the parallel connection of bars mainly to enhance the load carrying capacity. All right, mainly in order to enhance the load carrying capacity we are using the parallel connection of bars. ठीक है, we are using the parallel connection of bars. So deformation in every bar it would be same and P equivalent मतलब equivalent load would be P1 plus P2 plus P3. All right, ये हो गया.
तो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिन, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, फॉर सिग्मा टू बी मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया टू बी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, एंड सिग्मा मिनिमम, सो सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिन वुड बी लोड अपॉन एरिया मिन डिवाइडेड बाय लोड अपॉन एरिया मैक्सिमम सिग्मा, यहां मिन हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ए मिन अपॉन ए मैक्स, ए मिन दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो यहां मिनिमम डायमीटर अपॉन मैक्सिमम डायमीटर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दिस इज अ बार which is having one part as diameter d1, another part as diameter d2, and this is your gap, ये fixed end है और इनके बीच का गैप कुछ मान लीजिए डेल्टा दिया हुआ है, एंड इफ द डेल्टा, ये जो है डेल्टा आपका, द डिफॉर्मेशन जितनी यहां परमिसिबल है, इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू गैप, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, तो आपके ये फिक्स्ड वॉल से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इफ डेल्टा इज लेस देन और इक्वल्स टू गैप। बट इफ एनी हाउ डेल्टा बिकम्स ग्रेटर देन द गैप, आपका यहां पर रिएक्शन विल बी डेवलप फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, तो आपको यहां पर क्या मिलने लगेगा, रिएक्शन मिलने लगेगा फिक्स्ड एंड से। Alright, now for example if you have a bar which is fixed between the two ends, मान लीजिए एक यहां पर इसे फिक्स कर दिया और एक यहां पर इसे ऐसे फिक्स कर दिया और यहां पर कहीं लोड लगा रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम कहीं लोड लगा रहे हैं, तो say this part is x, this is z, this is y, so delta of xz would be equal to delta of yz, ठीक है, डेल्टा ऑफ xz प्लस डेल्टा ऑफ yz टोटल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर आपका फिक्स्ड एंड है, तो जितना डिफॉर्मेशन यहां होगा प्लस जितना डिफॉर्मेशन, दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो दीज आर नथिंग बट ये आपकी इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, सिस्टम्स जो कि इनडिटर्मिनेट सिस्टम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ये इसको ऐसे लिख लेंगे। ऑलराइट, तो ये जैसे टेपरिंग बार होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ टेपर्ड बार वेयर द डायमीटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम d1 टू d2, so diameter at any position x would be d2 plus d1 minus d2 into x by l, ठीक है, d1 minus d2 into x by l, ये क्या हो जाएगा, diameter at any location x। now deformation under axially applied load in case of this uniformly, जैसे uniform bar हो गया and we are applying a p load such that the length is l and it is having area of cross section as A and E is the Young's modulus, so delta would be PL upon AE। यहां पर डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, PL upon AE। इसको कैसे निकाला, देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, और आपको पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है, डेल्टा L बाई L, तो यही डेल्टा एल एक्चुअली क्या, इट इज रिटन एज डेल्टा, तो डेल्टा को यहां भेजेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, पी एल अपॉन ए। नाउ सेल्फ वेट, अपने सेल्फ वेट के कारण किसी बार में कितना डिफॉर्मेशन होगा, दैट इज पी एल अपॉन 2AE या गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, बेसिकली इट इज गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E वेयर गामा इज द, मतलब W अपॉन A इज इक्वल टू गामा इंटू एल, तो ये हो जाता है। तो यहां पर वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट द डिफॉर्मेशन इज हाफ एज कंपेयर टू द केस व्हेन द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड विल बी देयर। सो वी कैन से कि जो आपकी जो डेल्टा है दैट इज द डिफ्लेक्शन और द डिफॉर्मेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर द सेल्फ वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया but depends upon gamma, ठीक है, it is independent of the cross sectional area but depends upon gamma and it is directly proportional to L square, ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा वहां पर डिफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डिफॉर्मेशन ऑफ अ कोनिकल बार मींस लाइक दिस व्हेन इट इज हैविंग अ टेपरिंग प्रोजेक्शन, तो इट इज गामा L square upon 6E और 1/3 टाइम्स द डेल्टा ऑफ द प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ लोडिंग, तो जैसे प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ लोडिंग का 1/3 हो जाएगा यहां पर डिफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना, दैट इज गामा L square upon 6E, गामा L square upon 2E, ये चीजें वो आपकी होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जैसे स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, whenever we are applying an external load on the material, तो the energy would be absorbed during the deformation, तो वही क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट तक डिफॉर्मेशन के दौरान मटेरियल में कितनी मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करवाया जा सकता है या वो कितनी स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रूफ रेजिलियंस। ऑलराइट,
इट इज नथिंग बट हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा और सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम, ठीक है, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा और सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम. Now modulus of resilience हमेशा याद रखिएगा, whenever there is a word modulus that means per unit volume. So it is proof resilience per unit volume, that is sigma square upon 2e. ठीक है, this is sigma square upon 2e. ये हो गया आपका sigma square upon 2e. तो जब भी modulus word आपको दिखेगा, always remember the word modulus simply refers to what? It is per unit volume. ठीक है, ये होता है आपका per unit volume. ठीक है, चलिए. नाउ मॉडुलस ऑफ टफनेस हमेशा क्या होगा? टफनेस अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. टफनेस क्या है? द टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, तो कोई मटेरियल फ्रैक्चर के पहले कितनी टोटल एनर्जी को स्टोर कर पाएगा जब उसको लोड किया जाएगा या जब उस पर एक लोड लगाएंगे. सो दैट इज टफनेस. एंड मॉडुलस मैंने आपको बताया, इट इज द टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम. ऑलराइट, ना मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस एक प्रॉपर्टी है, बट प्रूफ रेजिलियंस इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. प्रूफ रेजिलियंस क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. क्योंकि जैसे जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. ठीक है, ये हो गया. तो जैसे हम लोग बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड SUT, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन. दोनों में आपको मिलेगी कहां से? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से. तो बेसिकली हम लोग माइल्ड स्टील स्पेसिमेन की जब टेंसाइल टेस्टिंग करते थे इन द लेबोरेटरी बाय अप्लाइंग 2 इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड लोड्स, मतलब नीचे वाला तो हम लोग जॉ फिक्स कर देते थे उसका और ऊपर से ही उसे खींचते थे. तो वहां पर उसका एक हम लोग को डायग्राम मिलता था लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का, तो उससे हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बना लेते थे. तो परफेक्टली रिजिड की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिजिड में आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेन यहां पर नहीं होगा. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है यहां तक आपने उसे लोड किया और जब आपने लोड को रिमूव कराया तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगी. इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ऑलराइट, ये हो गया. तो ऑन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन, अब आपको पता है कि इफ इन केस ऑफ आयरन वी आर एडिंग कार्बन तो वो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है. तो अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग आपको यहां पर स्टील का कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा. जैसे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टिक स्टील, ठीक है, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ये सारी चीजें होती हैं आपकी. ठीक है, सो विद द सेम कार्बन फैमिली यंग, मतलब विद इन द सेम कार्बन फैमिली द यंग्स मॉडुलस इंक्रीजेज एज. तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करेगा, मान लीजिए आपका कोई डायग्राम ऐसा था, ठीक है, फिर वो और ऊंचा ऐसा, उसका स्लोप क्या होता है? बढ़ता जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ऐसे होता जाएगा. तो बेसिकली वी कैन से कि आपका यंग्स मॉडुलस दैट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ तो बढ़ रहा है, लेकिन टफनेस क्या हो रही है आपकी? टफनेस इज डिक्रीजिंग. टफनेस इज डिक्रीजिंग. ऑलराइट, वेयर रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा और कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से यू नो दैट हार्डनेस इंक्रीजेस, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपका यहां पर बढ़ जाएगा. ऑलराइट, तो ये सब हो गया. मॉडुलस ऑफ टफनेस आपका कम हो जाएगा, मैलिबिलिटी कम हो जाएगी, डक्टिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज यहां पर हार्डनेस बेसिकली इंक्रीज हो रही है. तो हार्डनेस एंड डक्टिलिटी आर टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज. तो अगर हार्डनेस इंक्रीज कर रही है तो डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर आपकी डक्टिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हार्डनेस डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इन जनरल U इज इक्वल्स टू A टू B Px, मतलब लोड एट एनी क्रॉस सेक्शन x स्क्वायर dx अपॉन 2AEx. तो AE इज द एक्सियल रिजिडिटी, यू नो दैट AE इज द एक्सियल रिजिडिटी. जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कोई डायग्राम बनाया, दिस इज लोड P, ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन हाफ इंटू P इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं. तो हाफ इंटू P इंटू डेल्टा कितना हमने अभी देखा? PL अपॉन AE, तो दैट वुड बी P स्क्वायर L अपॉन 2AE भी लिख सकते हैं. लेकिन इफ इट इज मान लीजिए वेरिंग है, अगर x डायरेक्शन में उसका कुछ वेरिएशन दिया हुआ है तो वी विल कीप वट एवर द वेरिएशन इज. तो स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोडिंग, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी अंडर एक्सियल लोडिंग. हाउएवर ऑन अप्लाइंग द ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्शन, वहां पर भी स्ट्रेन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी. सम स्ट्रेन एनर्जी विल बी देयर करस्पॉन्डिंग टू द शाफ्ट. एंड इन केस ऑफ टॉर्शन हो गया, बेंडिंग में भी आपको देखने को मिली. तो बिकॉज ऑफ बेंडिंग यू वुड गेट इंटीग्रेशन A टू B. जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ठीक है, लिमिट्स हैं A टू B
m square dx upon 2EINA. INA is the moment of inertia about the neutral axis. E is the Young's modulus. तो EI is nothing but it is called as the flexural rigidity. EI is the flexural rigidity. ये क्या करती है, ये मतलब आपके बेंडिंग के अगेंस्ट में एक आप मतलब आपकी शाफ्ट को या आपकी बार में बेंडिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, और एक्सियल रिजिडिटी क्या करेगी, आपके इलोंगेशन को रेजिस्ट करेगी. ऐसी होती है टॉर्शनल रिजिडिटी. तो टॉर्शनल रिजिडिटी इज बेसिकली रेजिस्टिंग एनी ट्विस्टिंग मूवमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी बिकॉज ऑफ टॉर्शन वुड बी टी स्क्वायर एल बाई 2GJ. आप याद रखिएगा, वेयर GJ इज द टॉर्शनल रिजिडिटी, वेयर GJ इज द टॉर्शनल रिजिडिटी. तो फॉर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू P इंटू डेल्टा, दैट इज P स्क्वायर L बाय 2AE. तो U ऑफ द प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट, तो आपने निकाला सेल्फ वेट के लिए कितना होता है, गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 6AE. ठीक है. अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द रेक्टेंगुलर बार अंडर द शियर फोर्स कितना हो, टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वॉल्यूम. तो रेक्टेंगुलर बार के लिए क्या होता है, टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वॉल्यूम, और इफ द टॉर्क इज अप्लाइड T तो टाउ स्क्वायर अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम. बस यहां पर आप लोग को ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर बार की बात करेंगे सो इट वुड बी टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वॉल्यूम. और अगर हम बात करेंगे अगर हम रेक्टेंगुलर बार की बात करते हैं तो टाउ स्क्वायर अपॉन 2G, और यहां पर अगर शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो टाउ स्क्वायर अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम हो जाता है. ऑलराइट, नाउ फॉर अ थिन सेक्शन हैविंग अ थिकनेस T, तो I इज इक्वल टू पाई डी क्यूब T बाई 8, एरिया इज इक्वल टू पाई डी T. ठीक है. ZP क्या होता है, पोलर सेक्शन ऑफ द मॉडुलस, दैट इज पाई डी स्क्वायर T बाय 2. Tau max is the maximum shear stress which is developed because of the twisting moment, that is T upon ZP. Because we have T by J is equals to tau by R is equals to G theta by L. Okay, it is equals to G theta by L. This is nothing but the torsion equation. This is the torsion equation. So for parallel bars आपको मैंने बताया delta would be same, load would be added up, and for series load would be same and delta would be added up. ठीक है. तो सिग्मा 1 जो जैसे मान लीजिए पैरेलल बार्स में सिग्मा 1 would be P1 upon A1, सिग्मा 2 would be P2 upon A2, and total load would be और total stress would be total load would be sigma 1 A1 plus sigma 2 A2. Now यहाँ 3 springs हैं, there are 3 springs, all are connected in series. So when all are connected in series, लेकिन दोनों साइड से ये फिक्स कर दिए, they are fixed from both the sides. तो यहां पर डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग 1, तो आपको पता है K इंटू डेल्टा इज इक्वल टू mg. ठीक है. तो मान लीजिए K1 इंटू डेल्टा 1 इज इक्वल टू mg. कितना फोर्स है, मान लीजिए P1 फोर्स है यहां पर, तो आपका डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन K1. ठीक है. तो P1 अपॉन K1 प्लस P2 अपॉन K2 प्लस P3 अपॉन K3 वुड बी 0 बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन बोथ दी एंड्स. तो यहां पर वो दोनों एंड्स पर फिक्स्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, sigma 1 plus delta 1 plus delta 2 plus delta 3 would be nothing but it would be equal to 0. Alright, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस से. तो जैसे कि आपको पता है कि whenever a material is heated or it is cooled, जब भी हम किसी मटेरियल को या तो हीट करें या तो कूल करें और इट इज फ्री टू एक्सपैंड, अगर वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करने में फ्री है तो उसमें एज सच कोई भी स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती. लेकिन अगर हमने मटेरियल को फिक्स कर दिया, ठीक है, इफ वी आर कंस्ट्रेनिंग द मटेरियल, अगर हमने मटेरियल को कंस्ट्रेन कर दिया और अगर हम उसको हीट करें और उसमें एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है लेकिन वो फ्रीली एक्सपैंड नहीं हो पा रहा, तब उसमें आपकी स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं. ठीक है. फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रेसेस जो कि थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो बेसिकली सिर्फ तभी जनरेट होती हैं व्हेनेवर देयर इज व्हाट, जब आपका रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन या फिर रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा. और आपको पता है अल्फा विच इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज मोर there would be more expansion, and if the value of alpha is less there would be less thermal expansion. ठीक है. जैसे इनवार का जो अल्फा होता है वो लिटरली 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो उसमें आपको नेग्लिजिबल लगभग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, थर्मल एक्सपेंशन. लेकिन अगर आप बात करें स्टील की या एल्यूमिनियम की तो उसका अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज कंपेयर टू इनवार वहां पर ज्यादा हो जाएगा.
So deformation in all the directions is not same even if the alpha is same for all the, तो तीनों डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में आपका जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, इवन इफ द अल्फा इज सेम. सो फॉर रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. दैट वुड बी प्लस माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी. तो प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हीट करेंगे तो टेंसाइल वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और अगर उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड इट विल डेवलप टेंसाइल स्ट्रेसेस. ठीक है, ये हो गया. तो डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी इज द चेंज इन द वॉल्यूम. दैट इज, या हम ऐसे लिखते हैं ना, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी. और एप्सिलॉन वी कितना होता है? डेल्टा वी बाय वी. तो वी से मल्टीप्लाई कर दिया, रेक्टेंगुलर के लिए एलबीटी होती है. तो अल्फा ऑफ इनवार विच इज अ एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील, ठीक है, तो दैट इज नियरली 0. तो यहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, मतलब नेकेड आई से आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे व्हाट विल बी द थर्मल इलोंगेशन या थर्मल कंप्रेशन. ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ डायमीटर d. सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा d इज इक्वल्स टू अल्फा टी डी 1 प्लस म्यू. ठीक है, तो अल्फा टी डी 1 प्लस म्यू हो जाएगा. तो सिग्मा थर्मल इज इक्वल्स टू alpha delta t into E, where alpha is the coefficient of linear expansion, delta t is the change in temperature. Now the change in temperature can either be increment or it can also be a decrement. Alright, it can be positive or negative. If the temperature sigma thermal compressive epsilon, तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो the material will undergo expansion. तो expansion होगा तो लेकिन उसमें stresses कैसे generate हो जाएंगी? Compressive. लेकिन जो उसमें स्ट्रेन होगा वो तो टेंसाइल नेचर की होगी, लेकिन स्ट्रेस उसमें कंप्रेसिव नेचर की जनरेट हो जाएगी. एंड वाइसी वर्सा इज इन द केस ऑफ कूलिंग. तो जो सिग्मा थर्मल है आपने देखा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन अल्फा, ई एंड डेल्टा टी. तो यहां पर ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है, एंड चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. तो डेल्टा थर्मल मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी. बस आप ये याद रखो. तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी. तो यहां पर जो डेल्टा डिफॉर्मेशन है लेंथ में वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनल लेंथ पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे और चेंज इन टेम्परेचर पे. तो अगर इनिशियल लेंथ बहुत ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है उसमें डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा. अगर उसका अल्फा ज्यादा है, ज्यादा एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है, तो भी उसका डेल्टा थर्मल ज्यादा होगा. और अगर जितने ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, द मोर इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर यू विल हैव, द मोर डिफॉर्मेशन देयर विल बी. सो इन केस ऑफ द फ्री एक्सपेंशन, lambda is equals to alpha TL, and completely restricted में alpha is equal to sorry lambda is equal to 0. तो lambda is एक यहाँ पर ये हमने यूज किया है. तो सिग्मा थर्मल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा थर्मल माइनस लैम्डा इंटू ई बाई एल. तो अगर फ्री एक्सपेंशन होगा, ठीक है, फ्रीली एक्सपैंड करेगा, तो यहाँ पर लैम्डा की जगह रख देंगे अल्फा डेल्टा टी इंटू एल. ठीक है, और अगर कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा क्या हो जाए? लैम्डा इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स. ठीक है, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स. कितना सपोर्ट्स आपको यहाँ पर यील्डिंग देंगे? ठीक है, ये हो गया. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट केस है टेपर्ड बार्स केस. तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सेलेक्ट करके चीजों को लिखा हुआ है, इतना प्रिसाइज आपको कहीं भी मिलेगा नहीं. तो आप इस नोट्स को आज ही ऑर्डर कर दीजिए, विद इन अ वीक आपके पास पहुंच जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने इफेक्टिवली हमने सारी चीजों को कवर किया है एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए. ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? टेपर्ड बार का केस हो गया. ठीक है, तो टेपर्ड बार के केस में एक एंड आपका, मतलब दोनों एंड यहाँ पर फिक्स है. ये वाले एंड का डायमीटर D1 है, इस वाले एंड का डायमीटर यहाँ पर D2 है. तो डेल्टा थर्मल प्लस डेल्टा एक्सल मतलब वॉट एवर डिफॉर्मेशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ थर्मल, मतलब टेम्परेचर की वजह से, और एक्सियल डिफॉर्मेशन टोटल क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि आपके दोनों साइड क्या हो गए? फिक्स. सो व्हाट विल बी डेल्टा थर्मल? इट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू एल. एंड व्हाट वुड बी डेल्टा एक्सियल? इट इज PL अपॉन AE. अच्छा, A क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर. लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? पाई बाई 4 D1 D2. ठीक है, ये हो गया. तो दोनों का समेशन वुड बी इक्वल टू 0. तो ये सेम एनालिसिस हम लोग यहां पर भी ऐसे लगा सकते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया. तो सिग्मा थर्मल वुड बी अल्फा TE D लार्ज अपॉन D स्मॉल. इस तरीके से आप यहां पर सिग्मा थर्मल भी अपना निकाल पाओगे.
मतलब मैक्सिमम सिग्मा थर्मल और मिनिमम सिग्मा थर्मल आप निकाल सकते हैं। ना थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपाउंड बार्स, कंपाउंड बार्स का मतलब है एक स्टील की एक एल्यूमिनियम की, ऐसे जोड़ जाड़ के हमने लगा दिया। सो इफ द टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, समेशन ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन इज समेशन ऑफ एक्सियल डिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर सीरीज में कंपाउंड बार्स की केस में बात करें, फॉर सीरीज समेशन ऑफ एक्सियल बराबर समेशन ऑफ थर्मल। तो समेशन ऑफ थर्मल अल्फा 1 T1 L1 प्लस अल्फा 2 T2 L2, दिस वुड बी इक्वल्स टू, अच्छा एक्सियल डिफॉर्मेशन आपको क्या होता है, PL अपॉन AE होता है, और लोड अपॉन एरिया तो स्ट्रेस हो गया, तो सिग्मा इंटू L बाई E लिख दिया मैंने, वही लिखा है सिग्मा L1 सिग्मा 1 L1 E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। Now in case of parallel, the summation of axial is equal to the difference of thermal। बस यहां पर ये चीज याद रखनी है, the summation of axial deformation is equals to the difference of thermal deformation, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ वी आर हीटिंग अ मटीरियल, then what will happen is value of alpha अगर हाई होगी, the material which is having the higher value of alpha, तो it will have the more tendency to expand, तो उसमें generate होंगी compressive stresses, in that material compressive stresses would be generated, but if the value of alpha is low, तो वहां पर expand करने की tendency कम होगी, तो वहां पर जनरेट होंगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस, उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये वाइसी वर्सा कब होगा, अगर हम मटेरियल को कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। बल्क मॉडुलस के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो स्टील से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे एक हमारे गेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, क्यूब है, ठीक है, विच इज ऑफ साइड ए, उसको पूरी तरफ से कंस्ट्रेन कर दिया, ठीक है, इट इज कंस्ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल द 6 फेजेस, और वी आर हीटिंग इट, ठीक है। तो जब हम उसको अगर हीट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन इज, तो हीट करेंगे तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट वुड बी अल्फा TE 1 माइनस 2 म्यू, दैट इज अल्फा TE 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा, पहले हम लोग ने पढ़ा था ना 1 माइनस 2 म्यू अपॉन E सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, तो यहां सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z तीनों बराबर जगह 3 टाइम्स सिग्मा हो जाएगा, तो वहीं से हमारा ये आ गया, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन हम लोग यहां पर यूज करके, तो जो सिग्मा होगा दैट इज अल्फा TE 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। नेगेटिव लगा देंगे अगर हीट हो रहा है, नॉर्मली हीट कर रहे हैं तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, बिकॉज यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपके डेवलप हो जाएंगे। Next, let us start with the SFD and BMD, that is shearing force and bending moment। तो यहां पर जैसे आपने देखा है, this is a simply supported beam carrying a uniformly distributed load over the entire span। तो अगर यहां पर हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं x पर, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, इट वुड बी लाइक ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और टोटल लेंथ है इसकी L, तो it would be integration of 0 to L WXX dx, WXX would be weight for this particular section x, तो आपको पता है हर जगह W क्या हो जाएगा, WXX भी क्या होगा, W, so it would be 0 to L W dx, तो it would be W into L, W into L हो जाएगा आपका टोटल वेट, ठीक है। अच्छा, this is the uniformly varying load, simply supported beam carrying a uniformly varying load, तो this is a triangular variation। So आपको पता है द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल वुड बी एट अ डिस्टेंस, अगर आप बेस से बात करें तो इट वुड बी L/3, एंड एपेक्स से बात करें तो इट वुड बी 2L/3। तो WXX मतलब कोई भी मान लीजिए x सेक्शन आपने यहां पर ऐसे कट किया है, तो यहां पर W कितना हो जाएगा, इट वुड बी WX/L, ठीक है। सो टोटल लोड वुड बी 0 to L WX/L, ठीक है, dx, तो यहां पर ये हो गया। अच्छा, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट द एंड, तो dm/dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, दैट वुड बी इक्वल टू द शियर फोर्स। तो यहां पर इसका SFD कैसे बनेगा, इट वुड बी अ रेक्टेंगल, एंड बेंडिंग मोमेंट वुड बी अ ट्रायंगल। तो आपको याद रखना है कि जो F दैट इज द शियर फोर्स का जो भी वेरिएशन होगा, शियर फोर्स का जो भी वेरिएशन होगा उससे एक ऑर्डर हायर होता है वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन इज ऑलवेज 1 ऑर्डर हायर देन द शियर फोर्स
वेरिएशन। तो m आपका बेंडिंग मोमेंट होता है, f shear फोर्स होता है, एंड df by dx कितना होता है, df by dx इज माइनस w, ठीक है, दिस इज माइनस w, w इज द लोड हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना है ये। अच्छा, सर्कुलर बेंडिंग, व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर बेंडिंग? इट मींस द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट एंड बीम्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स शियर लोड हैविंग, और ट्रांसवर्स शियर लोड में क्या होता है, देयर इज वेरिएबल शियर फोर्स, देयर इज वेरिएबल शियर फोर्स। ऑलराइट, ये हो गया। सो ये हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट आपकी साइन चेंज करेगी, तो इट मे चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इट मे ऑल्सो चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। सो इफ एट एनी डिस्टेंस से x, हमने यहां पर कोई भी एक सेक्शन कंसिडर किया, x क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा, w इंटू एक्स। बेंडिंग मोमेंट वुड बी माइनस डब्ल्यू एक्स वाई, बिकॉज ये इस तरीके से आपको जो बेंडिंग मोमेंट ऐसे मिलती है क्लॉकवाइज, या इसको कहते हैं सैगिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, बिकॉज ये कहां पर एक्ट करेगा, टोटल लोड इसका कहां पर होगा, इसके हाफ पर होगा, तो दैट इज माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इसका। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। शियर फोर्स कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर से एक ऑर्डर हायर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। फिर पैराबोलिक से एक ऑर्डर हायर जाएंगे तो क्यूबिक हो जाएगा। यहां पर क्या है, देयर इज अ कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो शियर फोर्स वुड बी नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस वुड बी एक्स, ठीक है, सॉरी हाँ, एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या काटा है, एक सेक्शन काटा है, और हाइट क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स बाई एल। मतलब डब्ल्यू एक्स बाई एल इज नथिंग बट द लोड, अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया, इट इज द लोड एट, यहां पर किसी एक्स एक्स पर कितना लोड है, तो दैट वुड बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l। तो शियर फोर्स कैसा है आपका, पैराबोलिक। तो बेंडिंग मोमेंट कैसी आ जाएगी, क्यूबिक आ जाएगी यहां पे। तो बेंडिंग मोमेंट वुड बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2l इंटू 2l बाय 3। क्यों 2l बाय 3, क्योंकि यहां से इसका कितना डिस्टेंस है, 2l बाय 3, ठीक है। सो दिस वुड बी लाइक दिस। सो एट x इज इक्वल टू l, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, WL स्क्वायर बाय 3। तो बेंडिंग मोमेंट इज WX स्क्वायर बाय 2l इंटू 2l बाय 3, ये हो गया। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग ट्रायंगल होगा तो शियर फोर्स तो वही रहेगा WX स्क्वायर बाय 2l, लेकिन बेंडिंग मोमेंट WX स्क्वायर बाय 6 हो जाएगा, बिकॉज इट वुड बी WX स्क्वायर बाय 2l इंटू l बाय 3। सो l कट गया तो इट वुड बी WX स्क्वायर बाय 6 आ जाएगा। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट WX स्क्वायर बाय 6 हो गया। तो यहां पर अगर देखें, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। शियर फोर्स मान लीजिए किसी भी x क्रॉस सेक्शन पर इज WX, बेंडिंग मोमेंट इज WX स्क्वायर बाय 2 और W इंटू x बाय 2, शियर फोर्स इंटू कितने डिस्टेंस पे। तो यहां पर शियर फोर्स WX, मतलब इट इज अ ट्रायंगुलर वेरिएशन, and bending moment is x square, that means it is a parabolic variation, and maximum bending moment will occur at the center which is WL square by 8। ये कितनी हो जाएगी maximum bending moment, WL square by 8। and यहाँ पर you have to remember the rate of change of bending moment is equal to the shear force। तो अगर shear force 0 हो गया तो dm by dx कितना हो जाएगा, 0। तो dm would be 0, तो मतलब m2 माइनस m1 वुड बी 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। df बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, दिस इज इक्वल टू माइनस w, वेयर w इज द लोड। अब जैसे मान लीजिए हियर वी हैव बीन गिवन द डायग्राम, सो mb माइनस ma, मोमेंट एट b माइनस मोमेंट एट a, विच इज इक्वल टू द, तो ये जैसे मैंने मान लीजिए dm इज इक्वल टू f dx, तो dm क्या हो जाएगा, m2 minus m1 is equals to integration of f dx। तो integration nothing but the area between a and b will give you the shear force, ठीक है, it will give you the shear force। Now we come to the bending of beams। तो आपको पता है beams are generally subjected to the transverse shear load subjected होती हैं, और beams की bending में क्या होता है, उससे bending stresses generate होंगी, the bending stresses would be generated, ठीक है। तो अगर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को देखें तो m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है।
तो ये बर्नौली यूलर इक्वेशन भी होता है, एक गेट के एग्जाम में ये चीज दिया हुआ था, बर्नौली यूलर इक्वेशन, ठीक है। तो m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो आपको तो पता है कि बीम्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर शियर लोडिंग, हेंस द प्योर बेंडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। यहाँ पे प्योर बेंडिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पर TSL होता है, ट्रांसफर शियर लोड। तो ये होता है INA इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए विच इज नथिंग बट द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आई सेक्शन सबसे बेस्ट सेक्शन माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्राइंगुलर सेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो आपको पता है कि अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड इज फ्रॉम द बेस इट इज एट h/3 एंड फ्रॉम द एपेक्स इट इज 2h/3। तो सिग्मा एट द टॉप अपॉन सिग्मा एट द बॉटम वुड बी -2। -2 सिंपली आपको ये बता रहा है कि आपका जो सेंट्रॉइड है वो एग्जैक्ट सेंटर पे ना होके कहीं ऊपर नीचे होगा उससे। तो टॉप मतलब फाइबर्स पे जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी इट वुड बी 2 टाइम्स एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेसेस विच आर जनरेटेड ऑन द बॉटम फाइबर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो टी सेक्शन में देखें तो टी सेक्शन का भी जो सेंट्रॉइड होता है वो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं होता, ठीक है। द सेंट्रॉइड इज नॉट लाइंग एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो सिग्मा एट द टॉप अपॉन सिग्मा एट द बॉटम इज लेस देन -1। इसका मतलब है कि जो आपका सेंट्रॉइड है वो बॉटम की तरफ ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर टुवर्ड्स द बॉटम। तो देयर इज अ लीनियर वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्राइंगुलर वेरिएशन या लीनियर वेरिएशन होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस का। तो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा बी मैक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई मैक्स, वेयर वाई इज द डिस्टेंस विच इज जनरली टेकन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में ऐसे वेरिएशन हो जाएगा, 2 ट्राइंगल्स होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। टी सेक्शन में भी आपका ट्राइंगुलर हो गया। अच्छा, ये आपका स्क्वायर है विथ डायगनल्स इस तरीके से, डायगनल्स ऐसे हो गई इसकी, लेकिन ये जो स्क्वायर है विद डायगनल स्क्वायर, सॉरी दिस इज द स्क्वायर विद डायगनल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहां पर z कितना होता है, देखिए z इज द सेक्शनल मॉडुलस। तो z इज इक्वल टू होता है i अपॉन वाई मैक्स, याद रखिएगा। i कितना होता है, i इज पाई d की पावर 4/64, ये होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। तो और i कितना होता है, i तो आपको मैंने बताया था पाई डी की पावर 4/64 होता है, ठीक है। तो z जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज i बाई वाई मैक्स। वाई मैक्स यहां पर कितना हो जाएगा, अच्छा यहां पर a/2 होता है वाई मैक्स, या i आपका होता है 1/12 BD³ फॉर रेक्टेंगल एंड इट वुड बी नथिंग बट 1/12। यहां पर b और d दोनों बराबर है तो a की पावर 4 हो जाएगा। और y मैक्स कितना है, a/2, इसको a/2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। द अबव केस, मतलब ये वाला जो केस है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बिलो केस। क्यों? क्योंकि अबव वाले केस में जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि यहां पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। कितने टाइम्स बढ़ रही है कंपेयर करके देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली सेक्शनल मॉडुलस को यूज करके हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे दो पार्ट्स की। द स्ट्रेंथ ऑफ 2 पार्ट्स इज बेसिकली कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ z, ठीक है जी। चलिए, तो फॉर बेंडिंग स्ट्रेस आई सेक्शन सबसे बेटर, फिर रेक्टेंगुलर, फिर स्क्वायर और लास्ट में ओ सेक्शन जो सबसे वर्स्ट होता है। वाई हमेशा कहां से ले जाता है, न्यूट्रल एक्सिस से ले जाता है। ये बकवास है, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब होता है व्हेन द बेंडिंग स्ट्रेस इज रिमेनिंग कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द बीम, तो उसे कहते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो किसी भी बीम को बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। पहला, डेप्थ को वेरी करा के विड्थ को कांस्टेंट रख दीजिए। दूसरा, विड्थ को वेरी करा के डेप्थ को कांस्टेंट रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें क्या है, डेप्थ आपकी कांस्टेंट है लेकिन विड्थ आपकी वेरी कर रही है एंड दिस इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। मान लीजिए यहां से आपने फिक्स कर दिया तो दिस इज नथिंग बट अ कैंटिलीवर बीम। तो बेंडिंग मोमेंट वुड बी W इंटू एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 bxx d³। तो b एट xx वुड बी bx बाई l। अच्छा, u क्या हो जाएगा, m² dx अपॉन 2e ixx। ixx मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी xx, ये xx के अबाउट, ठीक है जी। नाउ टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी विल अप्लाई द कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे एंड स्ट्रेन एनर्जी विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस W। तो हमें क्या मिल जाएगा वहां पर हमें मिल जाएगा अपना
डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन। ऑलराइट, वहां पर डिफ्लेक्शन या फिर डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम किसी भी बीम को बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी आर वेयरिंग द डेप्थ कीपिंग द विड्थ एज कांस्टेंट, और इफ वी आर वेयरिंग द विड्थ कीपिंग द डेप्थ एज कांस्टेंट। ऑलराइट, नाउ शियरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स का जो चैप्टर इट इज नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी अपना मशीन डिजाइन में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मशीन डिजाइन। यहाँ पर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द डिफरेंट ज्योमेट्रीज। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। तो कितना होगा, अगर रेक्टेंगल की बात, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, टी सेक्शन, तो k इज इक्वल टू 3/2। लेकिन when the square, for square having diagonals vertical and horizontal, the value of k is 9/8. For triangular, the variation would be in the form of a d, maximum at the center and minimum at the extreme points. So tau max is equals to 3/2 times of tau average. लेकिन tau about the neutral axis 8/9 times of tau max होता है, ये आपको ध्यान रखना है। Alright, so this is how the variation is taking place. So variation of shear stress distribution is symmetric और मिरर इमेज अगर आपका जो क्रॉस सेक्शन है सिमेट्रिक अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल आई सेक्शन ये है, ऐसा कोई रॉड है, ठीक है, तो इसका तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। सो इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको एक सिमेट्रिक डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है, इट विल बी अ सिमेट्रिक डायग्राम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑन टॉर्शन। तो आपको पता है टॉर्शन मतलब सिंपली ट्विस्टिंग अ मेंबर। सो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। थीटा यहां पर हमेशा किस में होगा, रेडियंस में होगा। एल इज द लेंथ ऑफ द मेंबर, टाउ इज द shear stress, टी इज द ट्विस्टिंग मोमेंट, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आर इज द रेडियस, ठीक है, आर इज एनी डिस्टेंस कह सकते हैं। A shaft is said to be under pure torsion तभी होगा when यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होगा, कोई भी एक्सियल लोडिंग नहीं होगी, there will be no bending moment. So when there is no bending moment, there is no axial moment, we say that we have pure torsion. J is the polar moment of inertia or the twisting when about the polar axis जब हो रही, तो tau is the shear stress, phi is the shear angle. एंड इसका भी वेरिएशन कैसा होता है, देयर इज अ लीनियर वेरिएशन। सो दिस इज हाउ इट इज वेरिंग, इट इज मैक्सिमम एट द पेरिफेरी एंड इट इज मिनिमम एट द सेंटर, मैक्सिमम एट द पेरिफेरी एंड मिनिमम एट द सेंटर। ऑलराइट, सो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन एंड शियर एंगल्स आर ऑल मैक्सिमम एट द पेरिफेरी। तो एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा आपके सेंटर ऑफ द शाफ्ट से, वहां पर ये सारी चीजें मैक्सिमम हो जाएंगी। एंड द वेरिएशन इज ऑल्सो लीनियर वेरिएशन। तो आपने देखा बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन भी यहाँ पर लीनियर था। एंड आपके शियर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेन, इनका वेरिएशन इस तरीके से है, दे आर मैक्सिमम एट द पेरिफेरी। ये सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉलिड शाफ्ट। फॉर हॉलो जैसे मान लीजिए ये आपका रीजन नहीं रहेगा इसमें बस, ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सो जनरली फॉर हॉलो शाफ्ट मान लीजिए आउटर डायमीटर इज डी, इनर डायमीटर इज स्मॉल डी, तो वी डिफाइन अ रेशियो विच इज इनर टू द आउटर डायमीटर। तो टॉर्शनल स्टिफनेस जैसे होती है टी बाय थीटा और जी जे बाय एल, ये बेसिकली इट इज रेजिस्टिंग एनी ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Moment of inertia of the solid upon hollow is equal to polar moment of inertia of solid upon hollow is Z, sectional modulus of the solid upon sectional of modulus of the hollow, and polar sectional modulus of solid upon polar sectional modulus of hollow is 1 upon 1 minus k to the power 4. Now series and parallel connection of shaft में series में torque same हो जाएगा, theta would be added up, and for parallel theta would be same and load would be added up. तो आपको मैंने बता दिया for rectangular bar it is tau square upon 2g into volume में क्या होती है, strain energy, and for bar it would be tau square upon 4g into volume. Alright, the ratio of U which is the strain energy for hollow and solid shaft subjected to the same torque, ये बहुत 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 ज़्यादा important है। When the two shafts are subjected to the same torque and both are having the same outside diameter, then the ratio of strain energy of hollow to the solid is 1/2 capital D square plus small d square upon
capital D square. Now what will be the ratio of the torque for the same tau max? So if in both we are having the same torsional shear stress, that is tau max, that is the maximum torsional shear stress, so twisting moment or torque for the hollow upon torque of the solid is capital T d to the power 4 minus small d की power 4 upon capital D की power 4. ये हो गया. तो ratio of T upon theta, which is nothing but Gj by L, it is nothing but Gj by L. तो for the same weight and material, if the outside diameter is same, तो T upon theta of hollow upon solid कितना हो जाएगा? Capital D square plus small d square upon capital D square. Now principal stresses that would be generating if it is subjected to a bending moment and a twisting moment दोनों. अगर यहाँ पर bending moment भी हो रहा है, like bending भी लगा रहे हैं, इस तरीके से twisting भी लग रहा है, और यहाँ पर ऐसे bending moment भी लगाई जा रही है, तो the principal stresses would be sigma 1, 2 would be 16 upon pi d cube m plus minus under root of m square plus t square. Maximum shear stress would be 16 upon pi d cube under root of m square plus t square. Equivalent bending moment would be 1 by 2 m plus under root of m square plus t square. Equivalent torque would be under root of m square plus t square. ठीक है, तो टॉर्क हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट वुड बी 1 by 2 ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस इन स्ट्रेन्स. ये हम लोग ऑलरेडी वैसे बेसिक्स में शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या है? थीटा विच इज द एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन. तो अगर एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन थीटा है, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. अगर थीटा इज क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेज, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंड एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे. शेयर स्ट्रेस की बात करें तो देखिए, जो क्लॉकवाइज शेयर होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड नेगेटिव इन कन्वेक्शन, एंड ऑल लाइट एंड एंटी क्लॉकवाइज टाउ विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव. तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस है, देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर मैंने बनाया. सो दे आर ट्राइंग टू रोटेट द मटीरियल और दे आर ट्राइंग टू पुट अ क्लॉकवाइज शेयर. तो क्लॉकवाइज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन आपको पता है, प्रिंसिपल प्लेन्स आर दोस प्लेन्स ऑन विच द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर आइदर मैक्सिमम और मिनिमम and the shear stresses are absent. तो tan 2 theta is equals to 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. तो यहां से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी. ऑलराइट, सिग्मा थीटा का मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन या ऑब्लिक प्लेन. तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. टाउ थीटा क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन वुड बी माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 sin 2 theta plus tau xy cos 2 theta. Sigma 1 and 2 are nothing but the principal stresses, that is the major principal stress and minor principal stress. तो ये आपका फॉर्मूला ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और ऑन द प्लेन्स ऑफ प्योर शेयर, वो प्लेन्स जहां पर प्योर शेयर स्ट्रेसेस होते हैं वहां नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं? जीरो. एंड ऑन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जहां पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस होते हैं वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो नहीं होते, बट द नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्चुअली एन एवरेज ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो ऑन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट वुड बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, एवरेज हो गया. अच्छा, टाउ मैक्स दैट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक इन प्लेन होता है. तो व्हेनेवर इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन्ड कि एट अ पॉइंट की बात हो रही होती है, so that is absolute tau max. एक पर्टिकुलर प्लेन की बात हो रही होती है तो that would be in plane tau max. ठीक है, तो absolute tau max निकालने के लिए what we are doing is we are taking the differences sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2 and we are taking the mod. तो इसमें से जो largest value आएगी वो हम accept कर लेंगे. ठीक है, so both tau max are equal for uniaxial state of stress condition and for biaxial. ठीक है, कब होगा? जब सिग्मा एक्स बराबर माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया. तो इस केस में आपका सिग्मा 1 बराबर टाउ एंड सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ स्ट्रेस, प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है. सो फॉर प्लेन्स ऑफ प्योर शेयर, मान लीजिए देयर इज ओनली शेयर स्ट्रेसेस और प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन में व्हाट यू विल गेट एज सिग्मा 1 बराबर टाउ, सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ. तो टाउ एस स्टार क्या है? टाउ एस स्टार इज द शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेन्स ऑफ प्योर शेयर. उसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2.
ठीक है, अंडर रूट ऑफ माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें से एक कंप्रेसिव होगा, ऑब्वियसली बात है, एक कंप्रेसिव होगा और एक आपका टेंसाइल हो गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। tan बीटा क्या है? हम बताएंगे कि ये जो प्लेन ऑफ प्योर शियर है ये हमारे प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। तो एक हो जाएगा θ1 प्लस बीटा, दूसरा हो जाएगा θ1 माइनस बीटा। यहां से θ1 निकला है हमारा, यहां से θ1 हमने निकाला है, ठीक है। तो ये हो गया, तो सिग्मा 1 बराबर टाउ एंड सिग्मा 2 बराबर माइनस टाउ हो गया, ठीक है। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ आप ये देख चुके हैं, शुरू में ही मैंने आपको ये सब बता दिया। हाइड्रोस्टैटिक हम देख चुके हैं। मोर सर्किल आपको पता है, इट इज द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, जहां पर वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं? शियर स्ट्रेसेस, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो अगर आपका हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है तो द मोर सर्किल विल नाउ रिड्यूस टू अ पॉइंट। तो पॉइंट रिड्यूस कर जाएगा तो रेडियस 0 हो जाएगा। तो रेडियस 0 हो जाएगा मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये 0 हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, रेडियस हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया। नाउ थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर बेसिकली हमारी 5 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप की थ्योरीज हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करें रैनकाइन थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो लॉजिक ये है कि जो मटेरियल जिस चीज से फेल होता है, ठीक है, उसी के लिए वो हम यहां पर लगा देंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मतलब यहां पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से रिलेट करेंगे। तो आपको पता है ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन, तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए लगा दो। फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेस्कास थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो इट इज अप्लाइड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। व्हाई? बिकॉज डक्टाइल मटेरियल्स में मोड ऑफ फेलियर इज शियर फेलियर, दे आर वीक इन शियर। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है, ठीक है, वॉन माइसिस और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द गवर्निंग इक्वेशंस। क्या गवर्निंग इक्वेशंस हैं? क्या यहां पर आपके ग्राफ का शेप होता है? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में सिग्मा 1 दैट इज सिग्मा 1 इज लेस देन और इक्वल टू SYT बाय n और SUT बाय n। इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर शेप हो जाएगी, ठीक है। और आपने अभी अभी हम लोग ने पहले पढ़ा है सिग्मा 1 इज इक्वल टू E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। तो देखिए यहां लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा 2 सिग्मा 3 को क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1D में ही अपना एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है? सिग्मा 1 बाई 2, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट। हमेशा देखिए एट अ पॉइंट की बात करते हैं एब्सोल्यूट में, और इन प्लेन टाउ मैक्स में किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे बात करते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी स्टेट्स दैट द एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज लेस देन और इक्वल टू SYS बाय n। SYS इज द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर और SYT बाय 2n दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन बाय 2 कर देते हैं। यहां पर बस इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हेक्सागन होता है, इसका शेप क्या होता है? हेक्सागन। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो एप्सिलॉन 1 इज लेस देन और इक्वल टू SYT बाय NE, ठीक है। अजम्पशन क्या होता है? हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द यील्ड पॉइंट। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ना, कभी कभी हम लोग ये मान लेते हैं, या कुछ मटेरियल्स में ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि उनका जो यील्ड पॉइंट है या जो उनका इलास्टिक पॉइंट है, बेसिकली नॉट यील्ड पॉइंट, तो इलास्टिक पॉइंट उनका और प्रोपोर्शनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो वी अज्यूम दैट क्या था, हाँ, आपका जो, अरे यार कौन सा लॉ होता है, हाँ, तो वो लॉ जो है दैट इज एप्लीकेबल अप टू द इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। फिर E1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हमने बताया हुआ है रिलेशन। तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई E माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 बाई E इज लेस देन और इक्वल टू SYT बाई NE। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जब भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है? 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। सो फॉर स्ट्रेन एनर्जी अगर यील्ड पॉइंट की बात करें, एट द यील्ड पॉइंट वी टेक सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड रेस्ट वुड बी 0। तो रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ये दिस वुड बी इक्वल लेस देन इक्वल टू एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां जो शेप है इसकी थ्योरी की, दैट वुड बी एन एलिप्स, जिसका सेमी मेजर एक्सिस ये होगा, सेमी माइनर एक्सिस ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, MDET भी कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज नॉट फॉर हाइड्रोस्टैटिक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन के लिए नहीं लगाया जा सकता। सो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी कितनी होती है, 1 प्लस म्यू अपॉन 6e, वेर म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, वेर म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सेफ कंडीशन के लिए व्हाट विल हैपन इज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स SYT बाय n, ये हो गया। 2D कंडीशन के लिए क्या होगा, सिग्मा 3 को निग्लेक्ट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन इतनी रिड्यूस हो जाएगी। इक्विवेलेंट टॉर्क मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये तब होगा व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ये इसकी भी शेप क्या होती है, एलिप्स, लेकिन यहां पर सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस आर डिफरेंट। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी हेक्सागन नहीं होता, मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का बताना भूल गया था, दैट इज रोम्बस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का तो हेक्सागन होता है। नाउ लेट अस कम टू द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में बेसिकली हम लोग के जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर 70 to 80% स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड केसेस पर बेस होते हैं। ठीक है, वो केसेस क्या क्या होते हैं, यूडीएल ऑन अ कैंटिलीवर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, या सेंटर पे एग्जैक्टली नहीं भी लगा सकता है। ठीक है, तो EI d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज m, EI d क्यूब y by dx क्यूब इज f, एंड EI d की पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 इज w। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है, स्लोप मिलेगा, दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे तो स्लोप मिलेगा, दूसरी बार क्या मिलेगा, आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। तो ये सारे आपके स्टैंडर्ड केसेस हैं, इसीलिए मैंने इनको स्टैंडर्ड केसेस देखिए लिखा हुआ है। ये क्या है, आपकी कैंटिलीवर है विद अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, तो थीटा मतलब ये आपका होगा एंगल कितना होगा, तो ml अपॉन EI, ये ml स्क्वायर अपॉन 2EI, ये कितना हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन, देखें यहां से रिलेट कर लो, WL स्क्वायर अपॉन 2EI, WL क्यूब अपॉन 3EI, दिस इज कैंटिलीवर में UDL, WL क्यूब अपॉन 6EI थीटा। ठीक है, और WL की पावर 4 अपॉन 8EI वुड बी द डिफ्लेक्शन। शियर फोर्स एट द सेंटर्स में WL बाय 2। डिक्रीजिंग ट्राइंगल में थीटा वुड बी WL क्यूब अपॉन 24EI, और डिफ्लेक्शन वुड बी WL की पावर 4 अपॉन 30EI। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड केसेस हैं, और नॉर्मली जितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं अभी तक में, तो 80 से 90% तक सब स्टैंडर्ड केसेस पर ही बेस्ड होते हैं। दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, तो WL क्यूब अपॉन 48EI, बेंडिंग मोमेंट एट द मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम होती है, दैट इज WL बाय 4। यहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर मैक्सिमम होगी WL स्क्वायर बाय 8, डिफ्लेक्शन इज 5WL की पावर 4 अपॉन 384EI। यहां पर देखिए दोनों एंड पे फिक्स्ड है ये, एंड वी आर अप्लाइंग अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड W, तो डिफ्लेक्शन इज WL क्यूब अपॉन 192EI, और दिस इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स कैरिंग अ UDL, सो WL की पावर 4 अपॉन 384EI। अब कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पर लोड इज नॉट अप्लाइड एग्जैक्टली एट द एंड बट समवेयर एट द any distance from the fixed end, and you are asked to find out the deflection or the theta at this fixed free end। ठीक है, ऑलराइट, तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट C, तो डिफ्लेक्शन एट C क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट B, ठीक है, कंसिडरिंग ओनली दिस डिस्टेंस प्लस थीटा एट B मल्टीप्लाइड बाय BC। तो ये एक स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इन द सेंस नहीं कहेंगे,
ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली आप देख सकते हो, ठीक है, पूछा गया है यहाँ पर गेट में, शायद 2015 में आई थिंक पूछा गया था, आईटी कानपुर ने पूछा था, हाँ आईटी कानपुर ने यहाँ पर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो कुछ नहीं करना है आपको, सॉरी कास्टिग्लियानोस थ्योरम, तो आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द लोड क्या दे देगा आपको, डिफ्लेक्शन, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI इन केस ऑफ बेंडिंग, एंड टी स्क्वायर एल अपॉन 2GJ इन केस ऑफ टॉर्शन होती है, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड में कुछ नहीं करना है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ड्रॉ, फिर M/EI डायग्राम बना लेना है। EI क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है, ये हो गया। मोर्स थ्योरम में कुछ नहीं है, थीटा बी माइनस थीटा ए विच इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन M/EI डायग्राम, और ऐसा हम लोग पॉइंट एक इनमें से सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस पॉइंट जिसका स्लोप जहां पर 0 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स की बात करें तो सरकमफ्रेंशियल जॉइंट की स्ट्रेंथ कम होती है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एंड फॉर सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू PD अपॉन 4T और सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस इज PD अपॉन 2T, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियस ही बात है आपको पता है ज्यादा होगा। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कुछ नहीं है, आपको करना है एप्सिलॉन L इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन E माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा H अपॉन E, तो आपका ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और एप्सिलॉन हुप भी आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो व्हाट इज एप्सिलॉन हुप अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, PD अपॉन 4TE 5 माइनस 4 म्यू, ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि भाई हमने पता है डेल्टा V अपॉन V सिलेंडर के केस में कितना होता है भाई, π/4 d स्क्वायर इंटू L लिखते हैं, तो 2 टाइम्स डेल्टा D/D प्लस डेल्टा L/L, तो वहां से हम लोग इसको इवेल्युएट कर पाएंगे। स्पेरिकल प्रेशर वेसल्स में सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप बोथ आर इक्वल्स टू PD अपॉन 4T, तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हुप विच इज PD अपॉन 4TE 1 माइनस म्यू। एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल्स टू 3PD अपॉन 4TE 1 माइनस म्यू। तो कुछ लोग सोचेंगे हम तो रट के नहीं जाएंगे ये फॉर्मूले, हम तो वहां जाके डिराइव कर लेंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं अगर आप डिराइव करने बैठेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम हो जाए, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें याद होंगी, देखिए मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ याद रखना आसान बात नहीं है, कितना कंटेंट आप याद रखेंगे भाई, इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इतने फॉर्मुलेज हैं, इतने रिलेशंस हैं, कहाँ इंसान याद रखेगा। लेकिन अगर आपने शुरू से तैयारी अच्छे से करी है, चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस किया हुआ है, हमारे मिनी मैकेनिकल मसाला को अच्छे से फॉलो किया है, तो यहाँ पर आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए, तो एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द शेल ये हो गया, वेयर CJ इज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ कॉलम्स, इसमें बेसिकली आपका एक तो आता है इक्विवेलेंट लेंथ का कैलकुलेशन, फिर आपका आता है स्लेंडरनेस रेशियो भी एक बार पूछा गया है। तो लॉन्ग कॉलम बेसिकली बकलिंग से फेल करेगा, मीडियम कॉलम बकलिंग भी हो सकता है, क्रशिंग से भी फेल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट कॉलम बेसिकली फेल्स बाय क्रशिंग एंड इट इज जनरली स्ट्रॉन्ग इन बकलिंग, क्योंकि बकल का मतलब है जैसे अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, यहां से ऐसे आप लोड लगा रहे हो तो ऐसे बकल कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बकलिंग, ठीक है, ये हो गया। स्लेंडरनेस रेशियो LE अपॉन K होता है, LE अपॉन K, वेयर LE इज द इक्विवेलेंट लेंथ एंड K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन भी बोलते हैं। यूलर्स फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर, वेयर I मिनिमम कैन बी IXX और IYY, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया तो वहां पर IXX या IYY जो भी आपका मिनिमम होगा वो ले लेंगे, और LE क्या होगी, इक्विवेलेंट लेंथ, और ये इक्विवेलेंट लेंथ विल डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, सो ये हो गया। तो यहां पर द फॉर्मूला डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सियल स्ट्रेस एंड द बकलिंग लोड गिवन बाय द फॉर्मूला मे बी मच मोर देन दैट ऑफ द एक्चुअल बकलिंग लोड, ठीक है। तो यहां पर ये आपका एक पॉइंट नोट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे कि मिनी मैकेनिकल मसाला में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें को सम अप किया गया है बहुत इंपॉर्टेंटली, और अगर कुछ बीच में एरर वेरर होता है तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि भाई यहां पर देखो ये एरर है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। तो इक्विवेलेंट लेंथ कंडीशन जैसे बोथ द एंड्स हिंज्ड, बोथ द एंड्स फिक्स्ड, वन फिक्स्ड वन हिंज्ड, वन फिक्स्ड वन फ्री, तो L
L/2, L/√2 और 2L। मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है? Le/K। Le इज द इक्विवेलेंट लेंथ, तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फ़िगरेशन यू विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लेंथ। K is the radius of gyration which is under root I minimum by A। तो I minimum can be Ixx जैसा कि मैंने बताया, और Iyy भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये आपका है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज XX, दिस इज YY, ठीक है। मान लीजिए दिस इज B, दिस इज D। तो अगर हम लिखते हैं Ixx इट इज 1/12 BD क्यूब, क्योंकि x लिख रहे हैं तो x के पैरेलल जो एक्सिस है उसका क्यूब नहीं करेंगे। यहां पर यही शॉर्ट ट्रिक होती है। Ixx ले रहे हैं तो मतलब x एक्सिस के पैरेलल वाले डायमेंशन का क्यूब नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली Iyy वुड बी 1/12 DB क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो 1/P रैनकाइन इज इक्वल टू 1/P यूलर प्लस 1/P क्रशिंग, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। लॉन्ग कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा, शॉर्ट कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का लमसम 1 घंटा 36 मिनट 1 घंटा 37 मिनट में हम लोगों ने कवर किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉलो अच्छे से किया होगा। इसके बाद प्रॉब्लम्स भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आप दे ही रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भगवान करे बहुत अच्छी हो, और जितना आप सोचें उससे ज़्यादा ही आपको नंबर मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, लोगों को बताइए ताकि वो आए और हमारे चैनल से जुड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।